Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to Achieve It. In this video, we are going to discuss previous year questions from the chapter The Last Lesson. आपको पता है The Last Lesson फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर है, तो इसी से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कैरेक्टर्स कैसे है। आपको पता है ये स्टोरी कब की है। ये स्टोरी उस समय की है जब प्रशिया और फ्रांस दोनों में वॉर चल रही थी और फ्रांस की दो डिस्ट्रिक्ट्स अल्सास और लॉरेन प्रशिया जीत लेता है और प्रशिया ये ऑर्डर ला देता है कि अब इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में फ्रेंच लैंग्वेज की जगह पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और बोली जाएगी। तो जो ये फ्रांस है ये स्कूल गोइंग बच्चा है और एक और करेक्टर मेन करेक्टर है इस चैप्टर का, वो है मिस्टर एम हैमल जो कि एक फ्रेंच टीचर होते हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार अब तो फ्रेंच पढ़ाई ही नहीं जाएगी स्कूल्स में, तो अब मेरा यहाँ पे क्या काम है। तो कैसे टीचर के ऊपर क्या असर पड़ता है, फ्रांस के ऊपर क्या असर पड़ता है इस ऑर्डर का जो कि प्रशिया ने दिया था। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रांस देखते हैं। फ्रांस कौन है? एक स्कूल गोइंग बॉय है जो पढ़ता है एक स्कूल में, अल्सास में एक स्कूल है वहाँ पे ये पढ़ता है। ही वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ अटेंडिंग स्कूल एंड स्टडिंग। उसको पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, ठीक है। उसको स्कूल जाना पसंद नहीं है, उसको पढ़ाई लिखाई करना पसंद नहीं है। He liked the out world more than the environment of the school. उसको स्कूल के environment से ज़्यादा बाहर की दुनिया पसंद है। He never gave much importance to French. उसने कभी भी फ्रेंच लैंग्वेज को इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। He was scared of his French teacher M. Hamel. वो अपने फ्रेंच टीचर M. Hamel से बहुत डरता है। The time when he came to know that as per the new law, German would be taught in the school in the place of French, he experienced a different feeling from French altogether. जैसे इसको पता चलता है ना कि अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी स्कूल्स में फ्रेंच की जगह पे, तो उसका जो पूरी फीलिंग रहती है ना फ्रेंच के लिए वो बदल जाती है। उसको अचानक से फ्रेंच के लिए प्यार आ जाता है कि उसको अपनी लैंग्वेज के लिए प्यार आता है कि अरे ये लैंग्वेज अब मैं कभी पढ़ ही नहीं पाऊँगा। अपार्ट फ्रॉम बीइंग सरप्राइज्ड, ही फेल्ट सॉरी फॉर हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग अटेंशन व्हाइल स्टडिंग इन फ्रेंच। वो सरप्राइज तो होता ही है लेकिन उसको बुरा भी लग रहा होता है कि उसने आज से पहले फ्रेंच लैंग्वेज को इतना मन से क्यों नहीं पढ़ा। He was very disappointed and sorry to attend the last lesson of French in this school. वो बहुत ज़्यादा दुखी है और सॉरी फील कर रहा है कि आज उसका लास्ट लेसन था स्कूल में, ठीक है। तो ये फ्रांस की बात हुई। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है जो 2016 में पूछा गया है। Our native language is part of our culture and we are proud of it. How does the presence of village elders in the classroom and M. Hamel's last lesson show their love for French? आपको पता है कि एक लैंग्वेज जो होती है, हमारी जो नेटिव लैंग्वेज होती है ना, वो हमारी लाइफ का, हमारे कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है और हम इस पे गर्व भी करते हैं। तो कैसे जो वहाँ पे क्लासरूम में विलेज के बड़े बूढ़े लोग प्रेजेंट थे और एम हैमल थे, वो कैसे अपना प्यार दिखाते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के लिए, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। पूरे 5 या 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया है। देखो, आफ्टर एक्वायरिंग एल्सास एंड लॉरेन, पर्शियन decided to impose even their language on them. अब अल्सास और लॉरेन को तो पर्शिया के लोगों ने एक्वायर कर ही लिया था। अब पर्शियंस ने क्या डिसाइड किया कि वो अपनी लैंग्वेज भी फ्रांस के लोगों पे थोपेंगे।
So one of the day of the last French lesson, the village elders were seated on the back seats of the classroom. So जो लास्ट लेसन था, जो फ्रांच लैंग्वेज का वो लास्ट लेसन था, उस दिन जो विलेज के सारे एल्डर्स थे ना, वो क्लासरूम में आके पीछे की सीट्स पे बैठ जाते हैं. They felt sad and sorry for not having gone to school more often. वो सॉरी भी फील कर रहे होते हैं और उनको बहुत बुरा लग रहा होता है कि वो स्कूल क्यों नहीं गए, उन्होंने अपनी लैंग्वेज क्यों नहीं सीखी. Their presence was also their way of thanking their master, M. Hamel, of his 40 years of faithful service. और वो जो सारे बड़े बूढ़े थे गांव के, वो इसलिए भी इकट्ठा हुए थे क्योंकि वो अपने जो मास्टर थे ना, एम हैमल, जो कि फ्रेंच पढ़ाते थे, उनको थैंक यू करना चाहते थे कि उन्होंने 40 साल से अपनी जो इतनी अच्छी फेथफुल सर्विस दी थी वहाँ के लोगों को, उसके लिए वो लोग एम हैमल को थैंक यू बोलने के लिए वहाँ पे इकट्ठा हुए थे. M. Hamel himself had put on his fine Sunday clothes in honor of the last French lesson. M. Hamel भी बहुत ज़्यादा उदास थे और वो अपने बहुत अच्छे कपड़े पहन के आए होते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि किसी पार्टी में जा रहे हैं, और ऐसे कपड़े पहन के आए होते हैं ऑनर में, लास्ट लेसन के ऑनर में, कि अब ये मेरा लास्ट लेसन है, इसको थोड़ा ऑनर दिया जाए, इसको थोड़ी रिस्पेक्ट दी जाए. M. Hamel advised the class to safeguard and preserve their language among themselves and never forget it. उसके बाद एम हैमल एडवाइस देते हैं क्लास को, मतलब क्लास में जितने भी लोग थे, चाहे वो विलेज के बड़े बूढ़े लोग थे या बच्चे थे, सबको एम हैमल बोलते हैं कि हमें अपनी लैंग्वेज को बचा के रखना है और कभी भी इसे भूलना नहीं है. He called French the most beautiful and logical language in the world. वो कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है ना, ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और लॉजिकल लैंग्वेज है. By the end of the class, M. Hamel was so choked with emotion and could not speak, so he took a piece of chalk and wrote on the blackboard, "Vive la France, long live France," and then dismissed the class. अब जब लास्ट में एम हैमल क्या करते हैं, वो इतने ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, इतने ज़्यादा मतलब इमोशनल हो जाते हैं कि उनका गला भर जाता है, वो कुछ बोल ही नहीं पाते. तो वो चौक उठाते हैं और ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं विवे ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, और क्लास को डिसमिस कर देते हैं कि भैया अब हमारी लास्ट क्लास ख़त्म हो गई. ठीक है, तो ये क्वेश्चन था और ये इसके आंसर्स थे. आगे बढ़ते हैं. देखो सेकंड क्वेश्चन है जो कि 2015 में पूछा गया था. एवरीबडी ड्यूरिंग द क्लास इज फिल्ड विथ रिग्रेट कमेंट. सब लोग जो कि उस क्लास में थे वो रिग्रेट कर रहे थे. इस पे आपको कमेंट करना है. ये भी पूरे 6 मार्क्स के लिए पूछा गया था क्वेश्चन. देखो किस बात का रिग्रेट था. एम हैमल को क्या रिग्रेट था कि उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ाया. वो अपने स्टूडेंट्स को क्या करते थे, अपने फ्लावर्स में, अपने प्लांटेशन में पानी देने के लिए भेज देते थे, और कभी कभी उनको जो फिशिंग करने का मन होता था तो बच्चों को छुट्टी दे देते थे और मछली पकड़ने चले जाते थे. और वो फिर ब्लेम करते हैं ये अपने विलेज के लोगों पे कि ये लोग भी क्या करते हैं, अपनी कमाई के लिए अपने बच्चों से क्या करते हैं, मजदूरी कराते हैं, इनको स्कूल में पढ़ने नहीं भेजते. और जो बड़े बूढ़े वहाँ पे रहते हैं ना, उनको भी रिग्रेट हो रहा होता है कि उन्होंने इससे पहले वो स्कूल क्यों नहीं आए, उन्होंने अभी तक फ्रेंच लेसन को अटेंड क्यों नहीं किया, क्योंकि अब तो उनको मौका मिलेगा नहीं. और फ्रांस, जो कि हमारा छोटा सा प्यारा सा बच्चा होता है इस चैप्टर में, उसको भी बहुत दुख हो रहा होता है क्योंकि उसने भी आज से पहले इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी इस क्लास को, है ना. तो ये आंसर आप लिखोगे. अब इसको लिखना कैसा है ये बताती हूँ. The common feeling that feels each and every person who is present in the last French lesson is an acute sense of regret. जो एक कॉमन फीलिंग थी ना, जो सबके मन में थी, जो उस क्लास में प्रेजेंट थे, वो क्या था कि बहुत भारी मात्रा में उन लोग को रिग्रेट हो रहा था. M. Hamel blames himself for putting off his students' learning and sending them to water his flowers instead of learning their lessons. M. Hamel अपने आप को ब्लेम करते हैं कि मैंने अपने बच्चों को
सिखाने के बजाय, पढ़ाने के बजाय उनको अपने फ्लावर्स में वाटर देने के लिए भेज दिया। He also gave his students a holiday when he wanted to go fishing. मैंने बताया ना कि जब भी उनको फिशिंग पे जाने का मन होता था वो अपने बच्चों को छुट्टी दे देते थे कि बच्चा जाओ, आज छुट्टी, आज घर पढ़ो। Franz feels sorry for not learning his lessons and escaping school. फ्रांस को क्यों सॉरी फील हो रहा था कि उसने स्कूल को बहुत ज़्यादा स्केप किया, उस स्कूल से वो भागने की कोशिश करता था और अपने लेसन्स को प्रॉपरली वो लर्न नहीं करता था। He wishes he had attended the classes more often and even the thought of losing his teacher saddened him. अब वो विश करता है कि काश उसने अच्छे से सारे अपने लेसन्स पढ़े होते, उसने अटेंड की होती क्लास अच्छे से, और वो सोच रहा होता है कि अब वो उसको मतलब बुरा भी लग रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा सैड होता है कि वो अपने टीचर को खो देगा क्योंकि इसके बाद तो एम हैमल चले जाएंगे। The village elders occupied the back bench of the class, expressed their regret for not having attended school regularly. अब जो विलेज के एल्डर्स थे वो भी तो पहले के समय में कहाँ लोग इतना स्कूल जाते थे, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहे होते हैं, रिग्रेटिंग फील कर रहे होते हैं कि उन्होंने स्कूल को अटेंड क्यों नहीं किया। दे आर नाउ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द लैंग्वेज। अब जो सारे लोग हैं ना वो लास्ट में अपनी लैंग्वेज को क्या कर रहे होते हैं, रिस्पेक्ट दिखा दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है इस आंसर में आपको लिखना है, बारी बारी सबका लिखना है कि कैसे एम हैमल को रिग्रेट हुआ, फिर फ्रांस को हुआ, फिर बाकी जो वहाँ पे एल्डर्स लोग थे उनको रिग्रेट हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन है, ये पूछा गया था 2015 में। हाउ डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल वॉज द एटमॉस्फेयर एट द स्कूल ऑन द डे ऑफ लास्ट लेसन। कि यूजुअली क्या होता है, स्कूल में शोर शराबा होता है, बेंच खुल रहे होते हैं, बंद कर रहे होते हैं, लोग कॉपी किताब पटक रहे होते हैं, टीचर्स अपने रूलर्स को बेंच पे पटक रहे होते हैं, बच्चों को शांत करा रहे होते हैं, बहुत शोर शराबा होता है। लेकिन जो लास्ट लेसन वाला दिन रहता है ना, उस दिन स्कूल का एटमॉस्फेयर ही एकदम अलग होता है। तो वो कैसे अलग होता है ये आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। तो आपको पता है कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन मैंने छाप दी है फिर से, कि जो एक्वायर करते हैं एल्सास और लॉरेन को पर्शिया वाले, फिर वो डिसाइड करते हैं क्या कि वो अपनी लैंग्वेज भी उन पे इम्पोज करेंगे। An order had been received from Berlin that only German would be taught in schools of Alsace and Lorraine. एक बर्लिन से एक ऑर्डर आया, उसमें क्या था कि सिर्फ अल्सास और लॉरेन के स्कूल्स में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। सो देयर वॉज समथिंग अनयूजुअल अबाउट द स्कूल ऑन द लास्ट डे ऑफ फ्रेंच लेसन। इसीलिए उस स्कूल में सब कुछ एकदम अनयूजुअल चल रहा था उस दिन, जिस दिन उन लोग का फ्रेंच का लास्ट लेसन था। द यूजुअल हसल बसल वॉज मिसिंग। जो शोर शराबा होता है ना हमेशा स्कूल्स में, वो मिसिंग था। एवरीथिंग वॉज स्ट्रेंज एंड सोल्म ऑन अ संडे मॉर्निंग। सब कुछ एकदम अजीब शांत था, जैसे कि संडे हो। संडे को स्कूल्स में देखते हैं हम, शांति रहती है, तो वैसा ही पूरा माहौल था। द विलेज एल्डर्स वर सीटेड ऑन द बैक डेस्क। अब आपको पता है जनरली विलेज एल्डर्स तो स्कूल आते नहीं हैं, लेकिन उस दिन क्या था कि जो विलेज के बड़े बूढ़े लोग थे वो भी स्कूल आए थे, और एम हैमल आज इतने गुस्से में भी नहीं थे। एम हैमल who had been teaching French at the school for the last 40 years was wearing his formal suit in honor of the last French lesson। जो कि लास्ट 40 ईयर्स से पढ़ा रहे हैं एम हैमल उस स्कूल में, वो आज उन्होंने अपना एकदम मस्त वाला फॉर्मल सूट पहना है। क्यों पहना है? ऑनर में, फ्रेंच लेसन के लास्ट फ्रेंच लेसन की ऑनर में। ये सूट वो तब पहनते थे जब कोई स्कूल में बड़ा फंक्शन होता था, तब वो ये सूट पहनते थे, लेकिन आज उन्होंने ये सूट पहना था। तो ये सारी चीज़ें कुछ अनयूजुअल चीज़ें थी जो कि उस दिन स्कूल में हो रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 2009 में पूछा गया था। What did M. Hamel tell his students in his last lesson? What impact did it have on them? लास्ट लेसन के टाइम एम हैमल अपने स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं और इसका असर क्या पड़ता है उनके स्टूडेंट्स पे।
M. Hamel told his students that according to new order from Berlin, all schools of Alsace and Lorraine would teach only German, so that was going to be their last French lesson. वो बताते हैं कि जो नया ऑर्डर आया है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ स्कूल्स में अब जर्मन पढ़ाई जाएगी, इसीलिए आज जो है ये फ्रेंच लैंग्वेज का इन लोग का लास्ट लेसन होने वाला है. That new order arose patriotic feeling in him. अब ये जो नया ऑर्डर आता है ना, ये एम हैमल के अंदर एकदम देशभक्ति वाली फीलिंग जगा देता है, क्योंकि अब उनको अचानक से अपनी लैंग्वेज के लिए एकदम प्यार उमड़ने लगता है. He made his students and village elders conscious of the glory and value of the French language and told them to safeguard it and keep it alive at all costs, as it was the key of their unity and liberation. फिर वो बताते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को और जो विलेज के एल्डर्स रहते हैं सबको थोड़ा सा उन लोगों को उनकी आत्मा को झंझोड़ते हैं, उनको याद दिलाते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो हमारा गर्व है, हमें उसे बचा के रखना होगा किसी भी कीमत पे, क्योंकि हमारी लैंग्वेज ही हमारी एकता है और हमारी फ्रीडम का ज़रिया है. Everyone listened to him sadly but with a great attention and respect. सब लोग जो उस क्लास में उस दिन प्रेजेंट थे वो एम हैमल को बड़े ही दुख से सुन रहे थे, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा ध्यान से और रिस्पेक्ट से सुन रहे थे. Even little Franz listened to his teacher's word with a new found interest. फ्रांस, जिसको कभी भी अपने टीचर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो उनके वर्ड्स को एक कान से सुनता था दूसरे कान से निकाल देता था, लेकिन आज फ्रांस भी अपने टीचर के वर्ड्स को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सुन रहा था. He felt sorry that he had neglected learning French. वो बहुत उसको सॉरी फील होता है कि उसने फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ने से लर्न करने से निगलेक्ट किया. The village elders assembled in the class to thank Mr. M. Hamel for his 40 years of faithful service to the community. अब जो विलेज एल्डर्स थे ना, वो स्पेशली एम हैमल को थैंक यू बोलने आए थे कि उन्होंने 40 साल तक अपनी एकदम फेथफुल सर्विस दी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वर द पेरेंट्स एंड एम हैमल रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्ड्रंस नेग्लेक्ट ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज. ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था. इसमें पूछा गया है कि जो बच्चे नेग्लेक्ट कर रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज को, बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती, इसमें पेरेंट्स और एम हैमल कितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है. तो एम हैमल ने कहा था लास्ट में, क्या बोला था कि एम हैमल ने अपने आप को और पेरेंट्स को ब्लेम किया था कि एम हैमल blamed himself and the parents for the children's neglect of French language, जो कि उनकी नेटिव लैंग्वेज है. The parents preferred to put their children to work on a farm or at the mills so that they could earn more money. पेरेंट्स क्या करते थे, अपने बच्चों को खेतों में काम कराने के लिए भेज देते थे या मिल्स में भेज देते थे ताकि वो कुछ पैसे कमा सके. M. Hamel too sent them to water his flowers and gave them a holiday when he wanted to go for fishing. M. Hamel भी ऐसे ही कुछ करते थे, वो बच्चों को भेजते थे कि मेरे फ्लावर्स जो है उनमें जाओ पानी दे आओ, और वो कभी कभी तो वो अपने बच्चों को छुट्टी भी दे देते थे जब उनका मन करता था फिशिंग पे जाने का. तो इस तरह पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल थे और एम हैमल भी रिस्पॉन्सिबल थे बच्चों की पुअर लर्निंग के लिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देखो यहाँ पे पूछा है कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हैमल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एम हैमल आपको पता है इस चैप्टर में दो ही मेन कैरेक्टर हैं, एम हैमल और फ्रांस. फ्रांस का कैरेक्टर स्केच हमने देख लिया, एम हैमल की अब बारी आई. देखो एम हैमल बहुत ज़्यादा सिंसियर फ्रेंच टीचर थे. ठीक है, ये उनकी पहली क्वालिटी है. वो टीच कर रहे थे फ्रेंच लैंग्वेज लास्ट 40 ईयर्स से. मतलब यहाँ पे देखो मैंने 40 दो बार लिख दिया है, एक 40 कट कर लो, कि हम वो फ्रेंच लैंग्वेज को पिछले 40 सालों से एम हैमल पढ़ा रहे थे. ही हैड अ ग्रेट नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट. उनको अपनी जो लैंग्वेज थी
फ्रेंच लैंग्वेज जो कि उनका सब्जेक्ट भी था, उसकी उनको बहुत नॉलेज थी। ही वॉज पैशनेट अबाउट फ्रेंच। ही कंसिडर्ड फ्रेंच एज द क्लियरेस्ट, मोस्ट ब्यूटिफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज। वो फ्रेंच के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट थे। उनको लगता था कि फ्रेंच दुनिया की सबसे ज़्यादा क्लियरेस्ट, ब्यूटीफुल और लॉजिकल लैंग्वेज है। ही कंसीडर्ड लैंग्वेज एज अ की टू गार्ड वन सेल्फ। वो कहते हैं ना कि अगर हमें अपने आप को सेफ रखना है तो हमें अपनी लैंग्वेज को भी बचाना होगा। तो उनको लगता था कि जो लैंग्वेज होती है ना, वो हमारे हमें गार्ड करती है, हमारी सुरक्षा करती है। ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ बींग फ्रेंच। उनको फ्रेंच होने में बहुत ज़्यादा गर्व होता था। ही वॉज अपसेट बाय ऑक्यूपेशन ऑफ अल्सास एंड लॉरेन बाय जर्मन्स। अब आपको पता है कि पर्शिया के लोगों ने ऑक्यूपेट कर लिया था किसको, अल्सास को और लॉरेन को। वो उन्होंने कब्जा कर लिया था अल्सास और लॉरेन पे, तो वो उससे बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं। ही वॉज वेरी अटैच टू टाउन, स्कूल एंड पीपल। वो 40 साल से उस टाउन में रहे थे, इसी वजह से उनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था वहाँ के लोगों से, स्कूल से, बच्चों से। ही वॉज स्ट्रिक्ट अबाउट डिसिप्लिन एंड लर्निंग। पता है आपको कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, इसीलिए हमारा बेचारा लिटिल फ्रांस डरता था उनसे। He did not blame his students alone for poor learning. He also blamed himself for the same. उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों को ही ब्लेम नहीं किया है पुअर लर्निंग के लिए, उन्होंने अपने आप को भी ब्लेम किया है। On the last, he made everyone who was in the class to exercise on all the aspects of knowledge. लास्ट में वो बहुत ही मन से पढ़ाते हैं। आपको पता है कि लास्ट का जो उनका लेसन था ना, वो इतना अच्छा से उन्होंने पढ़ाया था कि फ्रांस भी कहता है कि आज इतने अच्छे से मुझे समझ में क्यों आ रहा है। फिर वो कहता है फ्रांस कि शायद आज से पहले एम हैमिल ने इतना मन से पढ़ाया भी नहीं और मैंने इतने मन से पढ़ा भी नहीं। तो यही चीज़ थी उस दिन। वो सब कुछ उनको लग रहा था कि आज लास्ट लेसन के दिन उनके पास जितना भी ज्ञान है वो सारा ज्ञान अपने बच्चों को वो दे दे। At the end, he became so emotional and could not utter a word. लास्ट में वो इतने ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि वो एक भी शब्द बोल नहीं पाते हैं। फिर वो चौक उठाते हैं और ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखते हैं, विवे ला फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस। आप ये लाइन भी ऐड कर सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What a thunderclap these words were to me. ये लाइन बोलता है फ्रांस। What were those words and that was their effect on France. किस those words की यहाँ पे बात हो रही है और इनका क्या असर पड़ता है फ्रांस पे, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। देखो, when M. Hamel announced that he was there to teach the last French lesson that day, French was shocked and surprised. जब एम हैमल अनाउंस करते हैं कि ये जो है ये उन लोग का लास्ट लेसन है, आज के बाद वो कभी भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि अब से स्कूल्स में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। फ्रांस को बहुत ज़्यादा शॉक लगता है, वो एकदम सरप्राइज हो जाता है। He felt very guilty for ignoring to learn his native language, and he suddenly developed a strange fascination for his language and his school. उसको बहुत ही गिल्टी फील होता है कि उसने अपनी खुद की नेटिव लैंग्वेज को इग्नोर किया, उसको लर्न करने से इग्नोर किया, और वो उसको अचानक से एकदम से लगाव हो जाता है अपनी लैंग्वेज से और अपने स्कूल से। हमने इसको छोटे में इसलिए लिखा है क्योंकि ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा गया था 2016 में। अगर लॉन्ग आंसर में ये पूछा जाए तो आप इसमें बाकी सारी चीज़ें भी बता सकते हो कि कैसे अनाउंस करते हैं, क्या लॉ आता है, कौन कौन सी सिटीज़ प्रशिया के कब्जे में चली जाती हैं, ये सारी बातें आप लिख सकते हो। आई होप आपको इतने क्वेश्चंस और उनके आंसर्स समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।